नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया अकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये वीडियो हमने बनाई है स्टोर सुपरवाइज़र या स्टोर कीपर से रिलेटेड। यदि आप एक स्टोर के अंदर काम कर रहे हैं और उसके अंदर और अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे स्टोर कीपर की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, स्टोर कीपर की क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर हम सीखेंगे कि ऐसी क्या स्किल है, ऐसी क्या नॉलेज है जो एक स्टोर कीपर के पास होना अनिवार्य है। तो चलिए फिर ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे स्टोर कीपर और स्टोर कीपिंग के बारे में कि ये तीन जो शब्द मैंने बताए आपको, पहला बताया स्टोर, दूसरा बताया स्टोर कीपिंग, तीसरा बताया स्टोर कीपर। तो इन तीनों में क्या रिलेशन है या तीनों के अंदर क्या डिफरेंसेस है। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं स्टोर बेसिकली एक ऐसी फिजिकल लोकेशन होती है, ऐसा फिजिकल एरिया होता है जहाँ पे हम मटेरियल को स्टोर करते हैं, मटेरियल को रखते हैं, जहाँ पे मटेरियल को रखा जाता है। इसके बाद में आता है स्टोर कीपिंग। तो स्टोर कीपिंग क्या है? स्टोर कीपिंग ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो मटेरियल हमने स्टोर के अंदर रखा हुआ है उसको मैनेज किया जाता है, यानी कि मटेरियल को रिसीव किया जाएगा, मटेरियल को स्टोर किया जाएगा और मटेरियल को इशू किया जाएगा। तो ये एक प्रोसेस हो गया स्टोर कीपिंग। इसके बाद में आता है स्टोर कीपर। तो स्टोर कीपर क्या है? ये जो प्रोसेस चल रही है स्टोर के अंदर, स्टोर कीपिंग की जो प्रोसेस चल रही है उसको जो रन करता है वो क्या कहलाता है? वो स्टोर कीपर कहलाता है। यानी कि स्टोर कीपर का काम है जो कि स्टोर के अंदर जो भी मटेरियल है, मटेरियल को रिसीव करना, मटेरियल को स्टोर करना, मटेरियल की इन्वेंट्री को मैनेज करना और मटेरियल को इशू करना। अब समझते हैं स्टोर के क्या फंक्शंस हैं या स्टोर के मेन काम, मुख्य काम क्या है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो स्टोर के मेनली तीन मुख्य काम हैं, जिसके अंदर पहला जो काम है वो है मटेरियल को रिसीव करना, यानी कि जो भी मटेरियल आया है उसको रिसीव करना, उसको अपने पास रखना। ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा काम आता है उसका काम आता है मटेरियल जो उसने रिसीव किया उसकी इन्वेंट्री को मैनेज करना, उसको सही तरीके से अपनी कस्टडी के अंदर रखना, स्टोर करना। यानी कि ये ऐसा ही है बिल्कुल कि भैया जैसे बैंक के अंदर पैसा रखा हुआ है तो बैंक जिम्मेदार है कि वहाँ से कोई भी पैसा आपका चोरी नहीं हो सकता। ठीक है। ऐसे ही अगर स्टोर के अंदर कोई भी मटेरियल रखा है, चाहे वो 1 रुपये का हो या 1000 रुपये का हो, तो ये स्टोर की जिम्मेदारी बनती है कि मटेरियल वहाँ से गायब ना हो, चोरी ना हो, गुम ना हो। ठीक है। उसके बाद में आता है तीसरा काम जो है हमारा मटेरियल को इशू करना। जो आपने मटेरियल को स्टोर किया अपने पास, ठीक है, उसकी इन्वेंट्री को मैनेज किया, अब उसकी ज़रूरत ये तो है नहीं कि स्टोर के अंदर ही हम उसको ठूस के रखें। उसकी ज़रूरत क्या है कि हमने मटेरियल को इशू करना है ज़रूरत पड़ने पर। तो जब हम उसको ज़रूरत पड़ने पे मटेरियल को इशू करेंगे, ये तीसरा काम हो जाता है स्टोर का। बेसिकली यही तीन काम हैं जो स्टोर के हैं। पहला है मटेरियल को रिसीव किया, दूसरा है मटेरियल को हमने मैनेज किया, उसकी इन्वेंट्री रखी, अपनी कस्टडी के अंदर रखा, तीसरा काम हो गया मटेरियल को हमने इशू करना। ठीक है। अब समझते हैं प्रोसेस क्या फॉलो होगा मटेरियल को अगर हमने इशू करना है या मटेरियल को हमने अपने पास स्टोर करना है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है मटेरियल रिसीव करना। ठीक है। मटेरियल हमने रिसीव किया, मटेरियल कहाँ से आएगा? मटेरियल आएगा सप्लायर से। ठीक है। जब मटेरियल सप्लायर से आएगा तो हम दूसरे स्टेप में उसको क्या करेंगे? चेक और वेरीफाई करेंगे। ठीक है। मटेरियल जो आया वो सही क्वांटिटी में आया या नहीं आया, ये किसका काम है? ये स्टोर वाले का काम है मटेरियल को वेरीफाई करना कि भैया मटेरियल सही आ रहा है या नहीं आ रहा। वहाँ लिखे हैं 10 पीस 100 रुपये के हिसाब से, आ गए 10 पीस हमारे 105 रुपये के हिसाब से। ठीक है। तो ये स्टोर कीपर की जिम्मेदारी बनती है कि पीओ के हिसाब से उसको मैच करे। ठीक है। क्वांटिटी को मैच करे, क्वालिटी को भी मैच करे। क्वालिटी यानी कि मोटे तौर पे उसने देखना है कि ऐसा तो नहीं है कि भैया जंग लगा हुआ आ गया। अब उसके अंदर क्वालिटी वाला क्या करेगा? अगर जंग लगा हुआ मटेरियल आ गया तो वो तो स्टोर वाले को भी दिखाई दे रहा है, वो आंखों से अंधा तो है नहीं। तो ये नहीं कि हर चीज़ में हमने क्वालिटी को घुसाना है। तो बेसिक क्वालिटी चेक जो है वो स्टोर वाला ही करेगा, ये उसके काम के अंदर आता है।
फिर तीसरा जो स्टेप है वो है मटेरियल की एंट्री करना। मटेरियल की एंट्री किस में करेगा? वो स्टॉक रजिस्टर हो सकता है। बाबा आदम का जमाना तो चला गया, आप मैनुअल स्टॉक रजिस्टर में मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। फिर भी अगर आपके यहाँ बाबा आदम जाने का स्टोर चल रहा है तो आप उसको स्टॉक रजिस्टर में एंट्री करो। अदरवाइज उसको आपने एक्सेल शीट के अंदर, स्टॉक शीट अगर आपने बना रखी है तो उसके अंदर आप उसकी इनवर्ड की एंट्री करो, या गूगल शीट्स के अंदर आपने बना रखी है तो उसके अंदर आप एंट्री करो। अदरवाइज आपके यहाँ पर अगर कोई ईआरपी वगैरह लगा हुआ है या सैप लगा हुआ है तो उसके अंदर भी आप उस मटेरियल की इनवर्ड की एंट्री करोगे। इनवर्ड की एंट्री करते वक्त आपको क्या क्या ध्यान रखना है? क्या मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल का आइटम का नेम कोड हो सकता है, किस रेट पे आया, किस सप्लायर से आया, कितनी क्वांटिटी आई, किस पीओ नंबर के अगेंस्ट में आया, अगर उसमें पर्पस लिखा है किस काम से आया तो पर्पस भी लिखा होना चाहिए। इंडेंटेड बाय, किसने मंगवाया था वो भी इसके अंदर मेंशन होना चाहिए। इसके बाद में आता है मटेरियल को स्टोर करना। जो मटेरियल आ गया उसको सही तरीके से हमने मैनेज करके स्टोर करना है, फीफो के हिसाब से उसको स्टोर करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से स्टोर करना है, उसकी प्रॉपरली टैगिंग करनी है, प्रॉपरली आइडेंटिफिकेशन करनी है। हर चीज़ की एक जगह होनी चाहिए, हर चीज़ अपनी जगह पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने उठा करके कहीं भी कोई भी आइटम फेंक दिया, अब ज़रूरत पड़ रही है तो हमें मटेरियल मिल ही नहीं रहा। इसके बाद हो गया मटेरियल को इशू करना, कि भैया अगर कोई मटेरियल की रिक्वायरमेंट लेकर के आया कि सर हमें ये 10 बोल्ट दे दीजिए इस साइज के, तो आपने मटेरियल को इशू करना है। लेकिन आपने आंख बंद करके मटेरियल को इशू नहीं करना है, ठीक है। जब वो उसने 10 बोल्ट मांगे तो आप चेक करोगे कि किस पर्पस से चाहिए, क्या उसके एचओडी या सुपरवाइजर ने उस पर साइन करके दिए हैं कि हाँ भाई इसको ये 10 बोल्ट की ज़रूरत है। ये भी देखोगे कि सेम प्रोजेक्ट पे या सेम परचेज ऑर्डर जो कस्टमर का है उसके अगेंस्ट में, सेम ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट में आप पहले से ही तो ये चीज़ इशू नहीं कर चुके हो, ये भी वेरीफाई करना है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर वो ओल्ड सामान है, कि मान लो ऐसा सामान है जो समय समय पे ख़राब हो जाता है, ठीक है, ऐसा एक तो है कि लग के फिटिंग चली गई, एक है रिपेयर मेंटेनेंस की, भाई वो उसको डैमेज हो गया 1 साल बाद और आपने उसको बदला, तो उस केस में आपने पुराना सामान उससे वापस लेना है, ठीक है। दोस्तों कुछ लोगों को वीडियो लंबी लग रही होगी, अब रील देखने की आदत पड़ गई है तो उसमें हमारा कसूर नहीं है। अब रील आप देखते हो 20-20 सेकंड की, उसमें 2 ठुमके देखे और बस मज़ा आ गया। ज़िंदगी में क्या मिला उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है और 15-20 मिनट की वीडियो भी नहीं देख सकते तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला, आप बैठ के आराम से रील देखो। इसके बाद में जो सबसे आखिरी काम है वो है रिकॉर्ड कीपिंग। तो मटेरियल का रिकॉर्ड करना, क्या मटेरियल आ रहा है, क्या जा रहा है। साथ ही साथ हमने मंथली बेस पे या क्वार्टरली बेस पे फिजिकल इन्वेंट्री भी करनी है, कि हमारे पास जो स्टॉक शीट जो स्टॉक दिखा रही है और जो मटेरियल हमारे पास एक्चुअल में पड़ा हुआ है, दोनों में मिसमैच तो नहीं है। और इसमें एक काम जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वो ये रह जाता है कि अगर मटेरियल पुराना है, ठीक है, जो आप री इशू कर रहे हो, तो उस केस के अंदर आपने पुराना मटेरियल वापस लेना है और नए मटेरियल उसके बाद ही आपने इशू करना है। अब दोस्तों हम जानते हैं कुछ यूजफुल स्किल्स या टिप्स जो आपको एज ए स्टोर कीपर या स्टोर सुपरवाइजर, ऐसे काम हैं जो आपको आने ही आने चाहिए, तभी आप अपने कैरियर में ग्रो कर सकते हो। अदरवाइज रोते रहो जी हमारी तो सैलरी नहीं बढ़ती, हमें तो बाबूजी जो है वो भाव नहीं देते। बाबूजी कहाँ से भाव देंगे जब आपको कुछ आता जाता ही नहीं है? तो ऐसी थोड़ी आंख बंद करके बाबूजी पैसा बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अगर आप जो काम आज से 10 साल पहले भी कर रहे थे आज भी वही 10 साल बाद भी कर रहे हैं तो आपको किस बात की तनख्वाह बढ़नी चाहिए? बिल्कुल नहीं बढ़नी चाहिए। अगर आप जो आज से 10 साल पहले काम कर रहे थे आपने वो अपने नीचे वाले पर्सन को सिखा दिया और आप उससे ऊपर वाला काम करने लग गए तो आपकी सैलरी इंक्रीज के आप हकदार हो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसी स्किल्स क्या क्या हैं एज ए स्टोर कीपर या स्टोर सुपरवाइजर जो आपको आना ही आना चाहिए, जिसके अंदर है सबसे पहला नो योर जेडी, यानी कि आपको अपनी रोज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी मैनेजमेंट आपसे क्या उम्मीद रखती है, आपसे क्या रिजल्ट चाहती है। रिजल्ट क्या चाहती है, जो मैंने आपको ये अभी समझाया है पूरा प्रोसेस, कि भैया मटेरियल रिसीव से लेके इशू और इन्वेंट्री, यही रिजल्ट चाहती है हर मैनेजमेंट, ठीक है। कि कोई भी ओवर स्टॉकिंग ना हो, ठीक है, अंडर स्टॉकिंग ना हो, स्टॉक कम होने की वजह से उनकी प्रोडक्शन लाइन ना रुक जाए, या एक्सेस स्टॉक की वजह से जो है उनका फालतू का खर्चा ना हो रहा हो, यही मैनेजमेंट चाहती है और इसके अलावा कुछ नहीं चाहती, ठीक है। इसके अलावा आपने को उन्होंने अगर लिखित में दे रखा है तो आपने उसको फॉलो करना है।
दूसरा जो है आपको फीफो और लीफो जो कॉन्सेप्ट होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो मटेरियल पहले आया उसको पहले इशू करना है। ठीक है, कहना बड़ा आसान है लेकिन इतना इजी होता नहीं है कि जो मटेरियल हमने पहले लिया, ठीक है, मान लो एक मटेरियल मेरे पास आया अगस्त में, दूसरा सेम मटेरियल मेरे पास आ गया सितंबर में, ठीक है, पहले के 20 पीस पड़े हुए, दूसरे के 50 हो गए। अब मेरे पास कोई रिक्वायरमेंट आ गई, ठीक है, कितनी, 60 पीस की, तो मुझे क्या करना है, अब क्या करेंगे लोग, सीधे 50 वो उठा के दे देंगे, 10 पुराने वाले में से उठा के दे देंगे, काम खत्म। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको पहले जो है अगस्त वाले 20 जो बचे हुए हैं वो देने हैं, ठीक है, और जो 50 है उसमें से 10 निकाल के दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप फीफो को मेंटेन कर पाओगे। इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, वो आपको अपने यहाँ पर मैनेज करने हैं। लीफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये आपको यूज़ नहीं करना है, लेकिन आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि जो लास्ट में मटेरियल आया उसको हम पहले इशू कर रहे हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर स्टोरों में जहाँ पर सही तरीके से मैनेज नहीं हो रहा, कि मान लो मटेरियल आया पुराना यहाँ दबा हुआ है, फिर उसके ऊपर नया आ गया, फिर उसके ऊपर नया आ गया, तो नीचे तो पुराना दबा ही जा रहा है, ठीक है, वो जंग लग लग के ख़राब हुए जा रहा है, मटेरियल ख़राब हुए जा रहा है, और ऊपर वाला इशू हुए जा रहा है। तो ये होता है लीफो कॉन्सेप्ट, इसको आपने यूज़ नहीं करना, इसको आपने अवॉइड करना है। दोस्तों, अगर आप स्टोर के बारे में और ज़्यादा जानकारी डिटेल में सीखना चाहते हैं, उसके फॉर्मेटिंग वगैरह, उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें होती है, तो हमने एक कोर्स बना करके डाला हुआ है। अपना जो ऐप है हमारा AYT इंडिया अकेडमी ऐप, प्ले स्टोर पे आप डालोगे तो आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारा ट्रेनिंग पोर्टल है www.learn.aytindia.com, उस पर भी आप जा करके ये कोर्सेज जो है ले सकते हो, ठीक है। इसके अंदर आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी एक स्टोर को मैनेज करने के लिए जो ज़रूरी होती है। अगर आपको काम करना है तो ये सीखना पड़ेगा। अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं आता या थोड़ा आप सीखने की कोशिश कर रहे हो तो आप ये ले सकते हो। बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव हमने बना रखे हैं इनको, ठीक है। 1800 1200 रुपये में होते हैं ये। अब लाखों रुपए आलतू फालतू जो चोर बैठे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, बस आपको सपने दिखा देंगे, जी आप ये कर लो तो आपकी डबल सैलरी, 3 गुना सैलरी, 4 गुना सैलरी, लेकिन हम वो काम नहीं करते, ठीक है। आप ये सीखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी स्किल्स को कितना अपग्रेड कर सकते हो। स्किल्स आपके पास होंगी, ठीक है, तो आपकी सैलरी अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। जो आपको ये लालच दे रहा है कि आप ये कोर्स कर लो आपकी 2 गुना सैलरी हो जाएगी, 3 गुना सैलरी हो गई, तो वो आपको फ्रॉड बना रहा है, यानी कि वो खुद फ्रॉड है और आपको उल्लू बना रहा है, ठीक है। ठीक है, जैसे वो है ना पीके मूवी जिसमें बोलता है आमिर खान कि ये रॉन्ग नंबर है, तो भैया वो रॉन्ग नंबर है जिसने आपको कोर्स बेचते हुए ये बोल दिया कि आपकी सैलरी डबल हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। ऐसे मार्केट में बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, कोई ऑटो कैड सिखा रहा है, कोई एक्सेल सिखा रहा है, ठीक है, बेचेंगे 100 रुपये में, उसके बाद बोलेंगे अगला जो है 10,000 का है, उसके बाद 1 लाख का है। और जो बच्चे हैं या आप जैसे लोग हैं वो उसमें फंस जाते हैं और ख़रीदते जाते हैं, उसके बाद रो रहे होते हैं कि हमारे तो जी लाखों रुपए चले गए और सीखने को कुछ नहीं मिला। तो इस तरीके की चीज़ों से आपने अवेयर रहना है, ठीक है। इसके बाद में आता है भैया आपको होनी चाहिए कंप्यूटर की नॉलेज। अगर आपको आज के ज़माने में कंप्यूटर नहीं आता तो मेरे नज़र के अंदर आप एक अनपढ़ व्यक्ति हो। और बड़े आप खुशी के साथ बोलते हैं पुराने लोग तो खास तौर पे, हम तो जी कंप्यूटर नहीं जानते, हम तो बस हाथ से भर सकते हैं। इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। इसमें आपको अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, ठीक है। मेरे जो बॉस थे फर्स्ट जॉब के अंदर, उनकी एज 60 के प्लस थी, लेकिन उनको भी कंप्यूटर आता था। तो उनके ज़माने में तो नहीं होंगे कंप्यूटर, लेकिन उन्होंने अपने आप को अपग्रेड कर लिया समय के साथ। तो ऐसे ही आपको अपने समय के साथ अपग्रेड करना है, अदरवाइज फिर आप रोते रहो जी हमारी तो तनख्वाह नहीं बढ़ती, और किसी नए लड़के को आपके ऊपर लाके बैठा दिया, फिर आपको और ज़्यादा खुजली होगी और ज़्यादा जलन होगी कि भैया नए लड़के को ऊपर लाके बैठा दिया, स्टोर हेड बना दिया, परचेज हेड बना दिया या मटेरियल हेड बना दिया। वो इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं कर पाते। कंपनी आपके हिसाब से नहीं चलेगी, आपको कंपनी के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए, जिसके अंदर सबसे मेन है आपके अंदर एक्सेल, गूगल शीट्स वगैरह आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से अगर आपको ये आता है तो आप कोई भी स्टॉक शीट वगैरह जो है या कोई आपको इंडेक्स बनाना है, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरत पड़ती हैं स्टोर में। आपको कोई लिस्ट लगानी है, कोई टैग बनाना है, कोई रिपोर्ट देनी है मैनेजमेंट को, तो आपको एक्सेल, गूगल शीट्स वगैरह आने ही चाहिए। अगर आपको ERP वगैरह कोई आता है तो वो और भी अच्छी
बात है। अगर नहीं आता तो आपको ये सीखना पड़ेगा। हमने एक स्टॉक शीट का भी कोर्स बना करके डाला हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपको वो सीखना चाहिए तो वो भी आप जा करके हमारी जो AYT इंडिया अकेडमी ऐप है उस पर सर्च कर सकते हो। साथ ही उसकी एक वीडियो भी डाल रखी है जो ऊपर आपको लिंक में दिख रही होगी, वहाँ से भी आप सीख सकते हो। इसके बाद में आता है मटेरियल बिन कार्ड। ठीक है, मटेरियल बिन कार्ड क्या है? बेसिकली एक ऐसा कार्ड है जो लोकेशन है, यानी कि बिन यानी कि लोकेशन, जो लोकेशन है, रैक है, वहीं पर टंगा होता है कि इस आइटम के यहाँ पर कितने पीस हैं। सपोज आप जब वहाँ पर आपका बहुत बड़ा स्टोर है और उसके अंदर 10-12 रोज़ बनी हुई हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे आइटम्स हैं, 600 700 800 आइटम्स हैं, रोज़ की बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, और आप मान लो एक दिन छुट्टी मार गए, तो कैसे पता चलेगा स्टोर के अंदर क्या काम हुआ, कैसे मटेरियल इशू हुआ, अब बहुत सारी चीज़ें। तो उस केस में और साथ ही साथ इन जनरल केस में जब मटेरियल को हम स्टोर के अंदर रखते हैं, बिन के अंदर रखते हैं, तो वहाँ पर एक टैग लगा देते हैं, एक कार्ड लगा देते हैं जिसके अंदर क्या मटेरियल है सबसे ऊपर लिखा होगा, उसके बाद किस डेट को कितना इन हुआ, कितना आउट हुआ, कितना बैलेंस है, वो उसके अंदर एक ट्रांजैक्शन चलती रहती है। समझ लो एक इंडिविजुअल मटेरियल का वो क्या है, स्टॉक रजिस्टर है, वो लोकेशन पे ही टंगा होता है, वो एज ए रेफरेंस है, रियल टाइम आप उसके अंदर देख सकते हो। ठीक है, कई बार क्या हुआ, मिसमैच हो गई कोई इन्वेंट्री आपकी, तो भी आप बिन कार्ड से जाकर उसको वेरीफाई कर पाओगे। इसके बाद में आता है परपेचुअल इन्वेंट्री या फिजिकल इन्वेंट्री, कि भैया आपकी जो फिजिकल इन्वेंट्री है वो मैच करनी चाहिए किसके साथ, आपके स्टॉक के साथ। ठीक है, और साथ ही साथ आपको एक क्वार्टरली बेसिस के अंदर क्या करना है, अपने स्टोर के अंदर जो आपका इन्वेंट्री दिखा रहा है उसको मैच करना है अपनी फिजिकल इन्वेंट्री के साथ, कि वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके बाद में आता है मटेरियल लॉट ट्रेसेबिलिटी, बैच कोडिंग सिस्टम, कि कुछ स्टोर्स के अंदर क्या होता है, लॉट नंबर का भी सिस्टम होता है कि कोई आइटम आए, जैसे कॉइल है या रॉ मटेरियल जैसे दाना है, रबड़ है, ठीक है, ग्रेनुल्स हैं RM के, तो बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जो पेरिशेबल्स होते हैं, तो उसके अंदर एक ट्रेसेबिलिटी कोड सिस्टम चलता है। ठीक है, ठीक है, तो उसका क्या पर्पज़ है कि ये इस लॉट का मटेरियल था और उसको हमने आगे जाकर के प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन से कस्टमर पे डिस्पैच हुआ, तो उसके केस में कस्टमर आपसे ट्रेसेबिलिटी सिस्टम मांगता है, तो उसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि भाई ट्रेसेबिलिटी सिस्टम क्या है। साथ ही साथ क्या है, आपको इशू सिस्टम के बारे में भी कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए कि मटेरियल को कैसे इशू करोगे, स्टॉक को कैसे मेंटेन करोगे, तभी जाके आप एक अच्छे स्टोर कीपर, स्टोर इंचार्ज, स्टोर सुपरवाइजर बन सकते हो। इसके बाद में आता है 5S। तो बेसिकली 5S क्या है, साफ सफाई। ये मेरे को सुनने को मिलता है कि जब कहीं इंटरव्यू लिया या कुछ लिया, भैया 5S क्या है सर, साफ सफाई। बस लोग 5S को साफ सफाई से ही संबंधित समझते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ होता भी ऐसा ही है, 5S के नाम पे झाड़ू पोछे ही लग रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन 5S झाड़ू पोछे से बढ़ के बहुत बड़ी चीज़ है। अगर उसको हम सही तरीके से अपने प्लांट के अंदर मैनेज कर लें तो हमारा समझ लो 80-90% काम वैसे ही हो गया। ठीक है, आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हो और आपसे कोई दवाई मांगे कि भाई मेरे को ये दवाई दे दो, तो उसके पास हज़ारों की तादाद में दवाई होती है, लेकिन विद इन कुछ सेकंड्स या मिनट आपको वो दवाई ला करके दे देता है। कैसे पॉसिबल है? क्योंकि उसने एक सिस्टम बनाया है अपने यहाँ पर। तो आपका स्टोर अगर इस लेवल का मेंटेन है तो समझ लो आपके यहाँ पे 5S है। ये साफ सफाई नहीं है कि भैया बस झाड़ू पोछे मार दिए और साफ सफाई हो गई। आप बस मेडिकल स्टोर से ध्यान रखो, जो अच्छा मेडिकल स्टोर है, अपोलो फार्मेसी और बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे स्टोर है जिसके अंदर सब कुछ नीट एंड क्लीन रखा हुआ है, साथ ही साथ वेल लेबल्ड है, वेल मार्क्ड है। इसके अलावा भी आप किसी घटिया से घटिया स्टोर पे भी चले जाओ, मेडिकल स्टोर पे, वहाँ भी आपको वो 1 मिनट के अंदर मैक्सिमम दवाई ढूंढ के ला देगा। वो कैसे पॉसिबल होता है? क्योंकि उसने पूरे के पूरे सिस्टम्स को अप्लाई कर रखा है। सिस्टम क्या है 5S का? पहला होता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के अंदर हमने क्या करना है, अनवांटेड मटेरियल को हटाना है जगह से। ठीक है, कि भैया फालतू, यानी कि अगर कोई चीज़ खराब हो गई तो उसको वहाँ से हटा दिया, हटा के कहाँ ले गए उसको, रिजेक्शन एरिया या रेड टैग एरिया में। दूसरा जो स्टेप आता है 2S, उसके अंदर हम हर वस्तु को जगह देते हैं, हर वस्तु को अपनी निर्धारित जगह पर रखते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है मेडिकल स्टोर वाला, उसके अंदर हर बॉक्स के बाहर एक स्लिप लगा देता है कि भैया ये इसके अंदर दवाइयाँ हैं। ठीक है, और उसी के अंदर वो सिर्फ वही दवाइयाँ होती हैं,
प्लस क्या है, वो कोडिंग करता है कि ABCD से अगर इस रैक के अंदर है तो इसके अंदर A के हिसाब से रखिए, दूसरे में अगर B के हिसाब से है तो B के हिसाब से, तीसरे में C के हिसाब से है तो C के हिसाब से, ताकि उसको अगर C से कोई दवाई ढूंढनी है तो C वाले रैक पे जाएगा, फटाफट से निकाल करके ले आएगा। ठीक है, ये हो गया 2S। देन आता है हमारा शाइनिंग। ये है साफ सफाई कि भैया सब कुछ साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन हो, कोई धूल ना हो, कोई गंदगी ना हो। उसके बाद आता है चौथा स्टैंडर्डाइजेशन, जो मैंने आपको बताया कि सारे बिन्स हमारे एक जैसे हैं, सारे बॉक्सेस हमारे एक जैसे हैं। ठीक है, रैक्स ऐसा नहीं कोई इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्टैंडर्डाइज कर दिया, रैक्स वगैरह सारे एक जैसे लगा दिए, एक मेथड बना दिया, एक सिस्टम बना दिया कि अगर मटेरियल को रिसीव करना है तो ये हमने 4 चीज़ों को फॉलो करना है, और उसका एक SOP बना करके हमने स्टोर में टांग दिया। तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्डाइजेशन। इसके बाद में आता है सस्टेन या सेल्फ डिसिप्लिन, जिसके अंदर जो हमने चारों के चारों आपको ऐसे बताए, इनको मेंटेन रखना, इनको रोजाना फॉलो करना। ठीक है, इन पे रेगुलर लोगों को अपने यहाँ पर ट्रेनिंग देना, उनको ट्रेन करना, तो जाके हमारा ये 5S का सिस्टम जो है वो चलता है, वो अच्छे से परफॉर्म हो पाएगा। उसके बाद में आता है फीफो का मेथड। पहले हमने बताया फीफो लीफो कॉन्सेप्ट, अब है मेथड कि भाई आप फीफो कैसे फॉलो करोगे। तो उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उसके तरीके में सबसे पहला क्या है, सबसे आसान तरीका बिन। कोई ऐसा मटेरियल जो आराम से बिन से निकल सकता है, तो उसमें हमने क्या किया, उसमें मटेरियल को डालने का सिस्टम ऊपर से बना दिया, निकालने का नीचे से बना दिया। जैसे पानी की टंकी होती है, तो उसमें अगर फ्रेश पानी है ऊपर से आ रहा है और नीचे से पुराना पानी निकले जा रहा है, हालांकि वो मिक्स हो जाता है जब ऊपर से फ्लो करता है, लेकिन आप उसमें देखोगे जैसे अगर पानी की टैंकी, अपना गर्मी का टाइम है, पानी की टैंकी है और उसमें बहुत उबलता हुआ पानी है, बिल्कुल गर्म गर्म, और आपने आकर के पंप चलाया ठंडे पानी का, तो आने में ठंडा पानी बहुत टाइम लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि पहले उसके अंदर गर्म पानी जो है वो निकलता है, फिर ठंडा पानी वो आना शुरू होता है। तो क्या हो रहा है, फीफो सिस्टम चल रहा है कि पहले पुराना मटेरियल निकलना चाहिए, फिर नया मटेरियल आना चाहिए। ऐसे ही कलर कोड होते हैं, मंथ वाइज आप कलर कोड लगा सकते हो। हरा रंग जो है इस मंथ का है, पीला रंग इसका है, नीला रंग इसका है, तो मंथ वाइज कलर कोड भी आप फॉलो कर सकते हो। तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं फीफो को करने के। तो आपको अपने वाला ढूंढना है कि आपके स्टोर के अंदर कौन सा मेथड अप्लाई होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई स्टोर कीपर की क्या जिम्मेदारियां हैं, स्टोर कीपर के क्या काम है और ऐसी क्या स्किल्स हैं जो एक स्टोर पर्सन को आनी चाहिए। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है तो वीडियो में आप कमेंट करना ना भूलें, यस। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप विदिन 1 वीक ये वीडियो देख रहे हैं, तो नीचे एक हाइप बटन भी आता है। जब वीडियो को आप लाइक करोगे तो हाइप बटन भी आएगा, उस पर भी अगर आप क्लिक करेंगे तो हमारी वीडियोस और लोगों तक पहुंचेगी। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।